जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड का धरातलीय स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपने झारखंड का भूगोल के अंतर्गत 2 चैप्टर का अध्ययन किया था। पहला चैप्टर था झारखंड का भौगोलिक परिचय और दूसरा चैप्टर था झारखंड की भूगोलिक संरचना। उन दोनों चैप्टरों को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा और उसके अंदर जो कंटेंट थे उसे भी आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जान लिया। अब प्यारे दोस्तों, ये अपना तीसरा लेक्चर है झारखंड का धरातलीय स्वरूप, और इसके बाद नदियों पर हम जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो चौथा लेक्चर जो होगा वो नदियों के बारे में होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका जो सीरीज जो है तो झारखंड का भूगोल, ये आपको आपके प्यारे YouTube चैनल में ही कोचिंग सेंटर के झारखंड का भूगोल नामक प्ले लिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से में ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो क्या दोस्तों, अब हम लोग चीजों को प्रारंभ करते हैं और बेहतरीन ढंग से चीजों को आपको समझना है। मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। क्या दोस्तों, देखिए, ये झारखंड राज्य का अनुमानित मानचित्र है। आपके सामने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैंने बनाया हुआ है। एग्जैक्ट मानचित्र इसे नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने इसे स्केलिंग करके बनाया हुआ नहीं है। तो ये एक अनुमानित मानचित्र है। और देखिए, झारखंड राज्य का जो भूगोलिक संरचना थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने छोटा नागपुर के पठार का अध्ययन किया था, आपको याद होगा। और छोटा नागपुर का पठार झारखंड के 90% हिस्सों में है। ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। तो क्या दोस्तों, वही जो छोटा नागपुर का पठार जो है ना, वही छोटा नागपुर का पठार जो कि यहां से लगभग यहां तक है। देख लीजिए कितना बड़ा एरिया छोटा नागपुर का पठार है। बिहार में भी है छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है छोटा नागपुर का पठार। जमीन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा। तो जो चीजें जमीन के अंदर है प्यारे दोस्तों, वही चीजें तो ऊपर भी है, लेकिन ऊपर में कुछ कुछ चेंजिंग हो जाता है प्यारे दोस्तों। नदियों का बहाव हुआ, चट्टानें अपर्दित हुई, और अपर्दन के कारण से मिट्टियां का निर्माण हुआ, फिर कुछ मैदानी क्षेत्र भी बन गए। तो ऊपर में कुछ कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप में छोटा नागपुर पठार का बहुत बड़ा योगदान है। चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा प्यारे दोस्तों। समझ नहीं पाइएगा मेरे लेक्चर में तो आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगी। छोटा नागपुर पठार का योगदान सबसे ज्यादा है धरातलीय स्वरूप में। झारखंड का धरातलीय स्वरूप में छोटा नागपुर का पठार का योगदान सबसे ज्यादा है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब बात क्या आती है ना, अब देखिए कि ऊपर में, झारखंड के ऊपर में तो धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से 4 भाग हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको इसका उत्तर 760 मीटर देना है प्यारे दोस्तों। छोटा नागपुर पठार
छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। माफ कीजिएगा दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है और सबसे ऊंचा जगह कौन सा है? वो है समेत शिखर। पारसनाथ की पहाड़ी में समेत शिखर है और वो छोटा नागपुर के पठार पर ही है प्यार दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार पर ही है। अगर यदि आपको निचला हजारीबाग का पठार ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप छोटा नागपुर के पठार पर टिक कर दीजिएगा। अगर यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस पठार पर स्थित है, अगर यदि आपको निचला हजारीबाग पठार का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप छोटा नागपुर पठार के ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि झारखंड का 90% भूभाग छोटा नागपुर का ही पठार है, छोटा नागपुर का ही पठार है। तो मैं बात कर रहा था समेत शिखर की, समेत शिखर की जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और ये सबसे ऊंचा जगह है, सबसे ऊंचा जगह है छोटा नागपुर पठार में। चलिए प्यारे दोस्तों, अब चीजों को समझते हैं कि किन चार भागों में झारखंड के धरातलीय स्वरूप को बांटा गया है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, 4 भागों में झारखंड के धरातलीय स्वरूप को बांटा गया है। तो मैं बारी बारी से चीजों को लिखता हूं। पहला था प्यारे दोस्तों आपका, पहला है पाट क्षेत्र, पहला है पाट क्षेत्र और बारी बारी से मैं चीजों को समझाऊंगा प्यारे दोस्तों। दूसरा है आपका रांची पठार, दूसरा है आपका रांची पठार और तीसरा है आपका हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार और हजारीबाग पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला दोस्तों है आपका ऊपरी हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा है इसमें निचला हजारीबाग पठार। निचला हजारीबाग पठार और चौथा है आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र एवं मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र, आप कुछ भी बोल लीजिए। तो यही 4 भागों में धरातलीय स्वरूप को बांटा गया है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को बांटा गया। अब बताइए इसमें छोटा नागपुर पठार का कहीं जिक्र है क्या? नहीं है। और सब चीज छोटा नागपुर के पठार पर ही है, कुछ कुछ चीजों को छोड़कर, क्योंकि 90% भाग छोटा नागपुर का पठार ही है झारखंड में, लेकिन कहीं पे जिक्र नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब चीजों को देखते हैं और बारी बारी से चीजों को समझते हैं। तो ये 4 भागों में बांटा गया है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। तो हम पहले बात करेंगे पाट क्षेत्र की, पाट क्षेत्र की। तो आप देख रहे हैं पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र है। तो क्या दोस्तों, क्वेश्चन ऊंचाई से सर्वाधिक पूछा जाता है कि पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। तो क्या दोस्तों, सबसे पहले आप इन चीजों को देख लीजिए। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 मीटर है, 900 मीटर पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। क्या दोस्तों, मैं फीट में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, फीट में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 900 मीटर पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा कि पाट का मतलब क्या होता है। पाट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों समतल जमीन। समतल जमीन को हम लोग पाट बोलते हैं। गांव घर में आपको याद होगा
जो देहाती छात्र हैं, जो देहात में रहते हैं, पाटी पाटी याद है ना, जो माँ जो वो पीसती जो है, क्या चीज प्यार दोस्तों, मिक्सर में नहीं। आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया है, सीबीएसई वाले लड़के वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर मशीन, उसमें चटनी पीसते हैं आजकल। लेकिन गांव देहात में अभी भी वो पाट पर पीसा जाता है। तो पाट कैसा होता है प्यार दोस्तों, समतल होता है। और जिससे पीसते हैं ना, उसे लोढ़ी बोलते हैं, उसे लोढ़ी बोलते हैं। तो वो पाट समतल होता है प्यार दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, वो समतल जमीन को ही पाट बोला जाता है। पाट समतल जमीन को ही बोला जाता है। चलिए प्यार दोस्तों, और आगे बात करते हैं हम लोग। पाट समतल जमीन को बोला जाता है। आगे, पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है प्यार दोस्तों। पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। देख पा रहे होंगे आप लोग, पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है प्यार दोस्तों, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार है, लेकिन इस त्रिभुज का शीर्ष कहाँ है प्यार दोस्तों? शीर्ष तो वो वाला भाग होता है, शीर्ष कहाँ है? इस त्रिभुज का शीर्ष दक्षिण की दिशा में है। नीचे दक्षिण होता है, आपको मालूम है। तो पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष दक्षिण की दिशा में है और जिसका आधार उत्तर की दिशा में है। एक एक सेंटेंस को, एक एक शब्द को बारीकी से सुनना है। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। तो क्या दोस्तों देखिए, पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार है और जिसका शीर्ष आपका दक्षिण की दिशा में है और आधार उत्तर की दिशा में है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, बात क्या होती है कि पाट क्षेत्र में भी जो है ना प्यारे दोस्तों, बहुतों पाट है। पाट क्षेत्र में भी बहुतों पाट हैं प्यारे दोस्तों। जैसे मैं आपको कुछ पाट का नाम यहां पर लेना चाहूंगा। कौन कौन सा पाट है? नेतरहाट पाट। नेतरहाट जब आप गए होंगे तो वो भी तो बहुत ऊंचाई पर है प्यारे दोस्तों। तो नेतरहाट पाट भी पाट क्षेत्र में ही है प्यारे दोस्तों। देखिए, और कौन कौन सा पाट जो कि पाट क्षेत्र में है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, नेतरहाट पाट पाट क्षेत्र में ही है। उसके बाद फिर गणेशपुर पाट, वो भी पाट क्षेत्र में है, और जमीरा पाट, वो भी पाट क्षेत्र में ही है। ये कुछ महत्वपूर्ण पाठ थे प्यारे दोस्तों। नेतरहाट पाठ, गणेशपुर पाठ और जमीरा पाठ। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, जमीरा पाठ किस क्षेत्र में है? तो पाठ क्षेत्र में है। नेतरहाट पाठ किस क्षेत्र में है? तो पाठ क्षेत्र में है। गणेशपुर पाठ किस क्षेत्र में है? तो पाठ क्षेत्र में है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पाठ है प्यारे दोस्तों, मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर। बगरू पाठ, पाखर पाठ, खमर पाठ, गढ़ पाठ, बंगला पाठ, धौता पाठ, महुआ पाठ, रुदनी पाठ, मैदान पाठ, ललमटिया पाठ, दूधा पाठ, मनहे पाठ, कचकी पाठ, लूचू पाठ। ये सारे के सारे पाठ जो है ना प्यारे दोस्तों, पाठ क्षेत्र में ही है और लगभग समतल है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी समतल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। तो पाट क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा जगह है उसे प्यारे दोस्तों टाड़ कहा जाता है। तो आका अंशुआ टाड़ कहा जाता है। और निचले भाग को दोन कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को पाट क्षेत्र में, ऊंचाई वाले भाग को टाड़ कहा जाता है और निचला भाग को दोन कहा जाता है। और यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं प्यारे दोस्तों, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मेरे हर एक सेंटेंस को आप देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं प्यारे दोस्तों। और अगला बात प्यारे दोस्तों, हम लोग कहना चाह रहे थे कि पाट क्षेत्र का विस्तार, इस बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। पाट क्षेत्र का विस्तार कहां है प्यारे दोस्तों? तो देखिए, रांची जिला जो है ना, रांची जिला के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर, ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू जिला के दक्षिणी भाग, और कहां कहां विस्तार इसका सुनते जाइएगा प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा लोहरदगा
सिमडेगा का कुछ भाग, गुमला का कुछ भाग, ये पाट क्षेत्र है। इतना बड़ा एरिया पाट क्षेत्र का है। ये तो थोड़ा डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पे तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र पाट क्षेत्र है। और प्यारे दोस्तों एक बात कि इस क्षेत्र में दो पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, एक है सानू और दूसरा है सारू। सानू और सारू, ये दोनों पहाड़ी जो है ना पाट क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं कि सानू पहाड़ी किस क्षेत्र में है, पाट क्षेत्र में है। सरऊ पहाड़ी किस क्षेत्र में है, तो पाट क्षेत्र में है। ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों देखिए। और इस पाट क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 नदियों का उद्गम स्थल है, उत्तरी कोयल, फूलझर और शंख। उत्तरी कोयल, फूलझर और शंख, ये तीनों नदियां का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र ही है। और प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन, तो आपको माइंड में एक बात रखना है कि अधिकांश नदियां जो पाट क्षेत्र में बहती है वो शंख नदी में जाकर मिल जाती है। आपको इस चीजों को याद रखना है प्यारे दोस्तों। अधिकांश नदियां जो पाट क्षेत्र में होकर बहती है या पाट क्षेत्र में जिसका उद्गम है वह शंख नदी में जाकर मिल जाती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों ये पाट क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने इन चीजों को देखा। और एक प्यारे दोस्तों 12वें का मैदान जिसकी आकृति तस्तरी नुमा है, 12वें का मैदान वो भी पाट क्षेत्र में ही स्थित है। 12वें का मैदान भी पाट क्षेत्र में ही स्थित है। तो पाट क्षेत्र के बारे में लगभग चीजों को हम लोगों ने प्यारे दोस्तों देख लिया, समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग रांची पठार का। बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग रांची पठार का। तो प्यारे दोस्तों देखिए रांची पठार, तो पहले औसत ऊंचाई को समझेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, 600 मीटर रांची पठार की औसत ऊंचाई है। और इसकी आकृति लगभग चौकोर है प्यारे दोस्तों, रांची पठार की आकृति लगभग चौकोर है। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और रांची पठार में क्या क्या चीजें हैं उसे भी थोड़ा सा लोग देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए रांची जिला तो पूरा का पूरा रहेगा इसमें शामिल, रांची जिला लगभग पूरा का पूरा इसमें शामिल रहेगा प्यारे दोस्तों। उसके अलावा देखिए प्यारे दोस्तों गुमला, सिमडेगा, यहां तक लगभग आपका रांची का पठार है। और प्यारे दोस्तों देखिए और ऊपरी हजारीबाग पठार के नीचे दामोदर बेसिन के इस तरफ दक्षिण तरफ का एरिया रांची पठार के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों देखिए रांची पठार प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है किस मामले में, जलप्रपात के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। कैसे देखिए प्यारे दोस्तों रांची पठार पर जो है ना, जो रांची पठार का अंतिम छोर है, तो पठार तो ऊंचा है प्यारे दोस्तों, ऊंचा है, ऊंचाई पर है। और अंतिम छोर जहां पर होगा वहां पे क्या होगा, अचानक से गड्ढा आएगा, क्योंकि वो पाट है ऐसे करके, मतलब कि वो तो पठार है। तो इस पॉइंट पर अंतिम छोर पर गड्ढा रहेगा, बहुत ज्यादा गड्ढा रहेगा। और जो नदियां यहां से निकलेंगी वो तो ऊपर से मान के चलिए आप यहाँ पर इस पठार का अंत हुआ यहाँ पर, और जो नदियां यहाँ से निकली तो ऊपर से झरना के जैसा गिरता है ना वो प्यारे दोस्तों, कैसे गिरता है, झरना के जैसा, उसी को जलप्रपात कहते हैं। और रांची पठार से निकलने वाली नदियां ही जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ज्यादातर जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियां ही करती है। जैसे प्यारे दोस्तों आपको मैं कुछ जलप्रपात का नाम बताता हूं। लोधा घाट जिसे बूढ़ा घाट भी कहते हैं, लोधा घाट जिसे बूढ़ा घाट भी कहते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात, और फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों देखिए जोना, फिर उसके बाद सदनी घाट, फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों घाघरी,
ये सभी जलप्रपात रांची पठार में ही बना हुआ है। जो नदियां निकलती है यहाँ से और पठार के अंतिम छोर पर जो उसे गहराई में गिरना पड़ता है, वही तो जलप्रपात का निर्माण करता है। तो सर्वाधिक जलप्रपात झारखंड में कहां पर है प्यारे दोस्तों? रांची पठार में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात लोहा घाट, जिसे हम लोग बूढ़ा घाट भी कहते हैं, और जिसकी ऊंचाई 137 मीटर है प्यारे दोस्तों। सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो भी रांची पठार पर ही है। फिर उसके बाद हुंडरू, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है, वो भी रांची पठार पर ही है। उसके बाद सदनी घाट, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, वो भी रांची पठार पर ही है। फिर उसके बाद घाघरी 43 मीटर, रांची पठार पर है। दसम 40 मीटर, रांची पठार पर है। गौतम धारा 17 मीटर, रांची पठार पर ही है। इसके अलावा भी जलप्रपात हैं, लेकिन जितना रांची पठार पर जलप्रपात है उतना कहीं भी ज्यादा झारखंड में नहीं है। सर्वाधिक जलप्रपात रांची पठार पर ही है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया और रांची पठार के भी बारे में आपने जान लिया। पाट क्षेत्र और रांची पठार, इन दोनों के बारे में आपने जान लिया। अब प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आते हैं हजारीबाग पठार की तरफ। अब तीसरा नंबर प्यारे दोस्तों हजारीबाग पठार। तो प्यारे दोस्तों, हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा निचला हजारीबाग पठार। और ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई भी 600 मीटर है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, चीजों को समझिएगा प्यारे दोस्तों, इधर बिल्कुल भी चीजों को समझिएगा प्यारे दोस्तों। रांची पठार की भी औसत ऊंचाई 600 मीटर, ऊपरी हजारीबाग पठार की भी औसत ऊंचाई 600 मीटर। कारण क्या है प्यारे दोस्तों? कारण क्या है कि दोनों की औसत ऊंचाई एक ही है। रांची पठार की भी 600 मीटर और ऊपरी हजारीबाग पठार की भी ऊंचाई औसत ऊंचाई 600 मीटर। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों देखिए, ऊपरी हजारीबाग पठार और रांची पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार और रांची पठार दोनों एक ही था, दोनों एक ही था प्यारे दोस्तों। लेकिन दामोदर नदी के बहाव ने, पानी ने इसको खर दिया इसको। मतलब यहां से चीजों को वो बहाते लेके गए और इसे दो भागों में बांट दिया। ऊपरी हजारीबाग पठार को और रांची पठार को दो भागों में बांटने वाला काम दामोदर नदी ने किया। तो दामोदर नदी बेसिन बना दिया, अपना एरिया इसने खुद बना लिया। दामोदर नदी तो खतरनाक है भाई, ये तो आपको मालूम ही है। बंगाल का शोक कहलाता है ये नदी, बहुत खतरनाक नदी है ये। और इसने दोनों को बांट दिया, तो इसका नाम दे दिया हमने ऊपरी हजारीबाग पठार और नीचे वाले का नाम दे दिया रांची पठार। लेकिन दोनों की औसत ऊंचाई एक ही है, इसका मतलब दोनों पहले एक ही थे। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ऊपरी हजारीबाग पठार या हजारीबाग जिला के दक्षिणी छोर को इसमें शामिल किया गया है। हजारीबाग जिला के दक्षिणी छोर को इसमें शामिल किया गया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जिले हैं इसमें। चतरा है, फिर चतरा ही है मेन रूप से। लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों कि हजारीबाग के दक्षिणी हिस्से को ऊपरी हजारीबाग पठार कहा जाता है। मतलब एरिया उसका वही है, हजारीबाग जिला का दक्षिणी छोर। तो ये चीजें आपको प्यारे दोस्तों बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं निचला हजारीबाग पठार का। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों निचला हजारीबाग पठार का। आप देख पा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले औसत ऊंचाई। तो प्यारे दोस्तों निचला हजारीबाग पठार का औसत ऊंचाई है 450 मीटर, 450 मीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों कि ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार को अलग क्यों किया हम लोगों ने, दो भागों में क्यों बांटा। क्योंकि ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर और निचला हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 450 मीटर। ये इससे डाउन है। लेकिन मजेदार बात है प्यारे दोस्तों, निचला हजारीबाग पठार
ऊपरी हजारीबाग पठार से कम ऊंचाई पर है, लेकिन सबसे कम ऊंचाई पर पठार निचला हजारीबाग पठार ही है, क्योंकि इतना ही तो पठार पढ़ना था अपने लोगों को। पहाड़ क्षेत्र ये भी तो एक प्रकार से पठार ही है, रांची को पठार, फिर हजारीबाग पठार में दो चीजें हम लोग को पढ़ना था, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार। तो सबसे नीचे वाला क्षेत्र कौन सा हो गया कर दोस्तों? पठार कौन सा हो गया? निचला हजारीबाग का पठार। और निचला हजारीबाग पठार में ही समेत शिखर है, समेत शिखर निचला हजारीबाग पठार में ही है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और यह समेत शिखर पारसनाथ की पहाड़ी पर है। तो पठार तो निचला है, औसत ऊंचाई तो कम है 450 मीटर, लेकिन सबसे ऊंचा शिखर समेत शिखर निचला हजारीबाग पठार में ही है और गिरिडीह जिला में है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि निचला हजारीबाग पठार को हम बाह्य पठार भी बोलते हैं, बाह्य पठार, बाहरी पठार भी बोलते हैं। क्यों क्या दोस्तों? क्योंकि यह छोटा नागपुर का बाहरी हिस्सा है। आपको मैंने पहले ही बोला था, पूरा का पूरा छोटा नागपुर ही है क्या दोस्तों? पूरा का पूरा ये छोटा नागपुर ही है। तो छोटा नागपुर का यह बाहरी हिस्सा है, इसके लिए निचला हजारीबाग पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है। बाह्य पठार के नाम से कौन जाना जाता है? तो निचला हजारीबाग पठार जाना जाता है। पाठ क्षेत्र को नहीं लिखना है आपको, ये भी तो बाहरी लग रहा है आपको, लेकिन ये बाहरी नहीं है प्यार दोस्तों, ये बाहरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी छोटा नागपुर का पठार है। तो इसके लिए निचला हजारीबाग पठार बाह्य पठार है, क्योंकि यह छोटा नागपुर का बाहरी भाग है। अब चलिए प्यार दोस्तों, अब हम कुछ और बात करेंगे कि गिरिडीह के पठार का बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर। और पर दोस्तों एक बात और कि यह जो पारसनाथ की पहाड़ी है, समेत शिखर जो है, यह पाइरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। पाइरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है समेत शिखर, पाइरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है पारसनाथ की पहाड़ी। तो आपको याद रखना क्या दोस्तों, पी से पारसनाथ पहाड़ी और पी से पाइरोक्सिन ग्रेनाइट। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा क्या दोस्तों कि समेत शिखर पारसनाथ की पहाड़ी किन से बना हुआ है, किन खनिजों से बना हुआ है? तो ऑप्शन में आपको पाइरोक्सिन ग्रेनाइट पर टिक लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब आ गया अपना राजमहल पहाड़ी क्षेत्र एवं मैदानी भाग। इसके बारे में थोड़ी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। तो फिर दोस्तों देखिए, अभी तक में क्या हो गया, अपना पहाड़ी क्षेत्र हो गया। चलिए उसके बाद निचला हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, ये हो गया। चलिए इसको हम लोगों ने मार्क कर दिया। यहाँ पर रांची पठार भी हो गया है अपना। तो अपने को समझ में आएगा क्या क्या चीजें बचा हुआ है। चलिए अब देखिए क्या दोस्तों, अब अपना है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और उसके बाद था प्यार दोस्तों अपना मैदानी भाग। तो प्यार दोस्तों देखिए, इसके अलावा भी तो बहुत कुछ बच गया। उत्तरी कोयल बेसिन बच गया, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का तो नाम ही है। गंगा का मैदान बच गया, दामोदर नदी बेसिन बच गया, सिमडेगा पठार बच गया, कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र बच गया, पोरहाट, तालमा श्रेणी, डालभूम श्रेणी, चाईबासा का मैदान, ये सभी चीजें बच गए। तो इन सभी चीजों को एक ही नाम दे दिया गया। चीजों को समझिएगा प्यार दोस्तों, इन सभी चीजों को एक ही नाम दे दिया गया। और वो कौन सा नाम दे दिया गया प्यार दोस्तों? मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को इसमें देखिए अलग किया हुआ है, मतलब ये 4 नंबर में 2 चीजें हैं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी भाग। तो पहले बारी से पहले राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को समझ लेते हैं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को समझ लेते हैं। तो तब दोस्तों एक बात और थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि झारखंड को अगर यदि आप बांटना चाहिएगा ना, तो पहले के समय में तो क्या दोस्तों, पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका छोटा नागपुर पठार उत्तरी पूर्वी भाग है।
छोटा नागपुर पठार तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो चीजें हैं प्यारे, एक छोटा नागपुर का पठार है और दूसरा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। ये हमेशा से ही अलग है प्यारे, हमेशा से ही अलग है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र हमेशा से ही अलग है, ये इनसे बिल्कुल अलग है। छोटा नागपुर के पठार से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र बिल्कुल भी अलग है। तो पहले थोड़ा सा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के बारे में जिक्र करेंगे और फिर उसके बाद मैदानी भाग के बारे में जिक्र करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई लगभग प्यारे दोस्तों आपका लगभग प्यारे दोस्तों 225 मीटर के आसपास में है। 225 मीटर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। मैं औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, 225 मीटर। किसी बुक में आपको 150 से 300 मीटर भी लिखा मिल सकता है औसत ऊंचाई, और मैंने आपको बोला 225 मीटर। तो प्यारे दोस्तों देखिए 225 मीटर है। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे होता क्या है प्यारे दोस्तों, ये कहाँ पर फैला हुआ है प्यारे दोस्तों, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़। प्यारे दोस्तों देखिए दुमका, देवघर, पाकुड़, और प्यारे दोस्तों पाकुड़ का कौन सा प्यारे दोस्तों, पश्चिमी भाग, पाकुड़ का पश्चिमी भाग, गोड्डा का दक्षिणी भाग, और प्यारे दोस्तों देखिए, और इसका विस्तार जो है ना प्यारे दोस्तों कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र तक है। बिहार में कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र तक इसका विस्तार है प्यारे दोस्तों, कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र तक इसका विस्तार है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का। तो यह भी बहुत बड़ा एरिया है प्यारे दोस्तों राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। और इसमें जो नुकीली पहाड़ियां है ना प्यारे दोस्तों, नुकीली पहाड़ी उसे हम लोग टोंगड़ी कहते हैं, और गुम्बदनुमा जो पहाड़ी है, जो नुकीली पहाड़ी है, उसे हम लोग टोंगड़ी कहते हैं। टोंगड़ी, नुकीली पहाड़ी को टोंगड़ी कहते हैं, और गुम्बदनुमा पहाड़ी को, जो इस तरीके का पहाड़ी है प्यारे दोस्तों, गुम्बदनुमा जो पहाड़ी है उसे हम लोग डोंगरी कहते हैं। टोंगड़ी, नुकीली जो पहाड़ी होती है उसे टोंगरी कहते हैं, और जो गुम्बदनुमा पहाड़ी होती है उसे हम लोग डोंगरी कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। और क्या है प्यारे दोस्तों देखिए, अब लगभग राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इतना ही अपने को पढ़ना है, और इसमें कोयला का खदान ये सब हम लोग को प्यारे दोस्तों खनिज में पढ़ना है, खनिज चैप्टर में पढ़ना है। बस मैं तो आपको सिर्फ धरातलीय स्वरूप के बारे में बात कर रहा था, आपको अवगत करा रहा था। चलिए राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, अवगत कर लेते। चलिए अब जो चीजें बच गई उसे मैदानी भाग में शामिल करेंगे, या प्यारे दोस्तों नदी घाटी में शामिल कर लेंगे। नदी घाटी के लिए स्पेशल कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन चलिए नदी घाटी में शामिल कर लेंगे या तो मैदानी भाग में शामिल कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए उत्तरी कोयल बेसिन, इसे आप नदी घाटी में शामिल कर लीजिए। गंगा का मैदानी भाग, इसे आप नदी घाटी में शामिल कर लीजिए। दामोदर नदी बेसिन, इसे आप नदी घाटी में शामिल कर लीजिए। ये तीनों चीजों को नदी घाटी में आप शामिल कर, ऐसे बहुत तो नदी घाटी है प्यारे दोस्तों झारखंड में। अजय नदी घाटी बेसिन है, फिर स्वर्ण रेखा का भी मतलब कि उसने उसका क्षेत्र में जहां पर वो बहती है उसने भी वहां पर भी बेसिन बनाया हुआ है प्यारे दोस्तों, बेसिन बनाया हुआ है। तो बहुतों नदी घाटी बेसिन हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 नदी घाटी बेसिन का जिक्र होता है। उत्तरी कोयल बेसिन, गंगा का मैदान, ये भी आप नदी घाटी बेसिन में ही मान सकते हैं इसको। दामोदर नदी बेसिन, इसे भी नदी घाटी में ही मान सकते हैं आप। तो अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब बात आ गया, अब यहाँ पे कुछ चीजें बच गई इधर। तो प्यारे दोस्तों देखिए अब आ गया आपका मैदानी भाग, नदी घाटी भी हो गया, अब आ गया आपका मैदानी भाग। तो प्यारे दोस्तों देखिए एक पठार भी बच रहा है, सिमडेगा का पठार, इसके बारे में कुछ खास नहीं है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में कुछ खास पढ़ना आपको नहीं है। और तो सिमडेगा के
पठार को भी मैदानी भाग में ही शामिल किया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों देखिए आप, हाँ तो हम बात कर रहे थे प्यारे दोस्तों कि सिमडेगा पठार को भी मैदानी क्षेत्र में ही शामिल किया हुआ है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल दिया हुआ नहीं है। तो पहले सिमडेगा के पठार को आप कैंसिल कर दीजिए। आप आ जाइए इधर। तो सबसे महत्वपूर्ण मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र चाईबासा का मैदान है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चाईबासा का मैदान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चाईबासा का मैदान है। चाईबासा का मैदान, तो पहले इसकी चौहद्दी को समझिए प्यारे दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चाईबासा मैदान के उत्तर में दालमा श्रेणी है, दक्षिण में कोल्हान की एक पहाड़ी है, फिर उसके बाद पूरब में ढालभूम श्रेणी है, और फिर उसके बाद पश्चिम उत्तर में पोरहाट है, और फिर आपका पश्चिम में इस जगह पर प्यारे दोस्तों सारंडा वन है। पश्चिम में आपका सारंडा वन है, सारंडा वन पश्चिम में है, इस जगह पर है प्यारे दोस्तों सारंडा वन है। सारंडा वन के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। सबसे ज्यादा साल सारंडा वन में ही तो पाया जाता है प्यारे दोस्तों, और वृक्ष, राजकीय वृक्ष साल ही है। तो सारंडा वन में साल वृक्षों की बहुतायत को लेकर राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा साल को मिल गया प्यारे दोस्तों। चलिए अब चाईबासा का मैदान की चौहद्दी को आपने देख लिया, और इन सभी मैदानों के बारे में कुछ खास अपने को पढ़ना नहीं है प्यारे दोस्तों। एक मैदान और है पंच परगना मैदान। तो प्यारे दोस्तों मैदान एक्चुअली में है क्या कि मैदान प्यारे दोस्तों यहां पर जो है ना मैदानी भाग है, ये सब मैदानी भाग है, जंगल झाड़ वाला एरिया है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे चट्टानें बहुत ज्यादा अपर्दित हो गई हैं, तो ये मैदानी भाग है प्यारे दोस्तों। कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र आपको मालूम है, लॉयस की श्रृंखला कहा जाता है कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र को। और प्यारे दोस्तों देखिए, बात कर रहे थे जब इस क्षेत्र की, तो प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है ना, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, शंख, अजय, मोर, ब्राह्मणी, गुमानी एवं बांसलोई आदि नदी घाटियां हैं। देख लीजिए प्यारे दोस्तों, नदी घाटी की मैं बात कर रहा था, तो हमने तो 3 ही नदी घाटी के बारे में बोला आपको, दामोदर, गंगा का मैदान और उत्तरी कोयल बेसिन। लेकिन मैं आप फिर से आप नाम को सुन लीजिए प्यारे दोस्तों, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, शंख, अजय, मोर, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोई, ये सभी नदी घाटियां हैं। और भी बहुत नदी घाटियां हैं, जितनी भी नदियां है ना, मुख्य नदियां, अब छोटी छोटी नदियां नहीं, उन सभी ने अपना अपना नदी घाटी बनाया हुआ है, अपना अपना अलग बेसिन बनाया हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों बात करते हैं कि चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई 152 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों। चाईबासा मैदान की औसत ऊंचाई 152 मीटर है। तो प्यारे दोस्तों लगभग चीजें झारखंड के धरातलीय स्वरूप से आपने देख लिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और प्यारे दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा लेक्चर जो अभी हुआ ना अपना, अभी जो लेक्चर जो हुआ, ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा लेक्चर ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पहले से ही टाइप किया हुआ था प्यारे दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में देख भी रहा था, आपको मालूम भी होगा, आपने नोटिस भी किया होगा। तो मैं टाइप भी किया हुआ था और उसे देख भी रहा था, और अभी जब वीडियो अपलोड जब होगा ना, ये पूरा का पूरा लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से नोट्स को बना सकते हो। कहीं पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों, आप नोट्स वहां से बना सकते हो। मैं ऐसा करता हूं प्यारे दोस्तों कि जिस चीजों का लेक्चर होता है ना, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप भी कर देता हूं वहां पर, ताकि विद्यार्थियों को सुविधा। और मैं बहुत लिंक में वहां पे मैं नहीं शेयर करता हूँ, फलां लिंक पर जाकर फलां लिंक पर जाकर फलां लिंक पर जाकर आप ये चीजें देखिए, ये चीजें देखिए। भाई मुझे मालूम है, विद्यार्थी किसी यूट्यूब चैनल को जब ओपन करता है ना, तो सबसे पहले जाके वो क्या देखता है मालूम है, वो पहले लिस्ट देखता है।
और प्ले लिस्ट से ही उसे पता चल जाता है कि इस बंदे ने किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो प्ले लिस्ट में तो सारी चीजें आई। अब मैं डिस्क्रिप्शन में भर दूं सारे लिंक को, मजा नहीं आता है प्यार दोस्तों मुझे, और आप नोट्स के लिए भटकते रहते हो। तो आप ऐसा करो ना, आप नोट्स वहां से उतार, जितना भी लेक्चर होता है मेरा सभी का नोट्स, जो बातें कही गई है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप वहां से नोट्स को बना लीजिए। तो प्यार दोस्तों उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ज्ञान की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर दीदी समझ में आ गई होंगी और मेरा लेक्चर यदि आपको जबरदस्त लगा होगा तो जरूर आप खुद तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, दूसरों को भी प्रेरित कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपके उज्जवल भविष्य की मैं हमेशा ही कामना करता हूं प्यारे दोस्तों। कोरोना काल के बाद जबरदस्त तरीके से वैकेंसियां आने वाली है, ये तो आपको मालूम ही है। तो आप नौकरी ले लें, आपकी नौकरी हो जाए। झारखंड सरकार जो रिक्तियां निकालेंगी, जो पद सृजित करेंगे, एक पद पर आप भी जाएं, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बार बार प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।